आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि हम लोग का कार्बनिक अभिक्रिया का जो क्रियाविधि चल रहा है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन संचलन के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन संचलन जैसे सस्यों बंधन है तुमको, तो सस्यों बंधन में इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे जो कार्बन से जो जुड़े हुए दूसरे समूह होते हैं या परमाणु होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकते हैं या कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से अनुनाद संरचना में भी देखा होगा तुमको डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चलना, वह भी एक अनुनाद घटना, अनुनाद संरचना जो पढ़ा था रासायनिक बंधन में, उसके कारण भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो इस तरह से कार्बनिक जो इलेक्ट्रॉन संचलन का 4 प्रकार है जिसके प्रभाव हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के संचलन के कारण, इलेक्ट्रॉन के संचलन के कारण, संचलन के कारण 4 प्रकार के प्रभाव, 4 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं, प्रभाव उत्पन्न होते हैं, 4 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसा पहला नंबर हो जाएगा तुम्हारा इसमें प्रेरणिक प्रभाव है, 1 2 3 4 करके लिए नाम लिख लेते हैं, उसके लिए एक एक को चुके डील करने में समय लगेगा इसको। तो पहले लिख लेते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इसका इंग्लिश होता है इंडक्टिव, INDUCTIV, इंडक्टिव और इफेक्ट। दूसरा नंबर है तुमको इसमें, दूसरा नंबर हो गया अनुनाद प्रभाव, दूसरा नंबर हो गया अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट, RESONANC, रेजोनेंस इफेक्ट। तीसरा नंबर है तुमको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और तुमको पांचवा नंबर, चौथा नंबर तुम्हारा अतिसंयुग्मन, 4 है जिसमें चारों का अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। अतिसंयुग्मन, इसको हाइपर कंजुगेशन लिखेंगे, हाइपर कंजुगेशन। तो चारों ये प्रभाव हैं जिसको हम लोग बारी बारी से एक मतलब एक को डील करेंगे। तो पहला जैसे हम लोग डील करेंगे जिसका नाम हो गया तुम्हें, तो 4 तरह के प्रभाव हो गए जिसमें कि हम लोग चारों को क्या करेंगे बारी बारी से इसको डील करेंगे। तो 4 प्रकार के प्रभाव हुए, जैसे कि पहला हो गया तुमको प्रेरक प्रभाव, दूसरा हो गया तुमको जो कि तुमको ये था अनुनाद प्रभाव, तीसरा हो गया तुमको इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो कि तात्कालिक होता है, इसके चर्चा हम लोग आगे करेंगे तो उसमें समझोगे। तो प्रेरक प्रभाव, और ये जो इलेक्ट्रॉन के जो संचलन होते हैं जो कार्बनिक यौगिक में या अभिक्रिया के समय जो होते हैं, इन सब के कारण जो रासायनिक अभिक्रिया को होने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी होती है। तो पहले जैसे कि हम लोग पहला प्रभाव पढ़ रहे थे प्रेरणिक प्रभाव, और एक एक करके हम लोग डील करेंगे। और आज देखते हैं प्रेरणिक प्रभाव का पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर चारों प्रभाव को बारी बारी से इसको हम लोग पढ़ेंगे। और जो एनसीईआरटी बुक में जो उदाहरण दिए गए हैं उसको भी हम लोग डील करते जाएंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव और कुछ और भी उदाहरण जो भी होगा उसमें दिए जाएंगे। तो पहला लिखते हैं प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। कार्बन से जुड़े दूसरे परमाणु या समूह की विद्युत ऋणात्मकता में
विद्युत ऋणात्मकता की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण और प्रेरित प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रेरित प्रभाव उत्पन्न होता है। अगर किसी समूह का अगर इलेक्ट्रॉन, अगर तुमको कोई परमाणु जुड़ा हुआ है तो उसमें दो तरह का, या तो कार्बन से वह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जैसे कि एक अगर इसको चित्र के रूप में दें, कोई अगर समूह जुड़ा हुआ है मान लेते हैं X, या तो ये इलेक्ट्रॉन इसका प्रेरित प्रभाव को तीर के द्वारा दिखाते हैं हम लोग, या तो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा ही, या कोई समूह जुड़ा हुआ है। जैसे दूसरा एक चीज हो सकता है कि या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अपनी ओर इसको देगा। ये दो तरह का प्रभाव हो सकता है। तो इसमें जो समूह के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इसको इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव कहते हैं। ये हो गया तुमको इलेक्ट्रॉन को ये X आकर्षित करा, इसका नाम हो गया आकर्षित, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इसका हो गया इलेक्ट्रॉन आकर्षित, को इंग्लिश में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है कोई, और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तुमको विकर्षी हो गया। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विकर्षित कर रहा है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर दे रहा है तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन विकर्षी। इलेक्ट्रॉन रिपेयरिंग, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपेयर कर रहा है, धकेल रहा है कार्बन की तरफ, रिपेयर। इसको ऐसे तो ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव भी कहते हैं, बहुत जगह पे इसका दूसरा नाम है ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव, इसको ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव। तो जाहिर है इसको तो क्या कहेंगे, धनात्मक प्रेरित प्रभाव। और थोड़ा सा इसका परिभाषा लिख लेते हैं अलग से। परिभाषा तो समझ में आ ही, बात तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको परिभाषा के रूप में ले देते हैं। तो धनात्मक मतलब पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित, प्रेरित प्रभाव में इलेक्ट्रॉन आकर्षित का परिभाषा लिखते हैं। वे परमाणु या समूह, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, वे परमाणु या समूह जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करते हैं कार्बन पर कुछ धन आवेश तथा अपने ऊपर कुछ ऋण आवेश उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रेरित प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव कौन कौन समूह है, जैसे अब ये होता है, इसका उदाहरण कौन कौन समूह होगा। इसके देखो समूह का उदाहरण है, तुमको इसका समूह का उदाहरण ये देते हैं। जैसे NO2 है, तुमको NO2 है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो चाहे तुमको हो गया COOH कार्बोक्सिलिक समूह, या हेलोजन में तुमको हो गया सारा फ्लोरीन, क्लोरीन, जिसका विद्युत ज्यादा है, ब्रोमीन, आयोडीन, या तुमको N का भी विद्युत ज्यादा है, तो इत्यादि। ये सब क्या करेंगे, प्रेरित प्रभाव में ऋणात्मक प्रेरित प्रभाव या इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव ये उत्पन्न करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव, जैसे कि तुमको इसको अगर चित्र से समझें, जैसे कि तुमको इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव उत्पन्न कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींच लेगा। कहीं पर भी अगर जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन ये सब जुड़ा हुआ रहेगा, तो क्या करेगा, ये तुमको अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा।
जिससे कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न होगा। और इसे कुछ उदाहरण बताएंगे, उसमें भी तुम देखोगे इसका। और इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव देखते हैं। इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें जैसे उल्टा होगा कि इसमें ऐसा समूह जो कि क्या करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी कार्बन की तरफ क्या करे, अपना कार्बन की तरफ देता है, जिससे कार्बन पर कुछ ऋण आवेश तथा स्वयं समूह पर कुछ धन आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव का ही प्रकार हुआ प्रेरणिक प्रभाव। वे परमाणु या समूह, वे परमाणु या समूह जो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन की कार्बन की ओर, कार्बन की ओर विकर्षित कर देता है, इलेक्ट्रॉन विकर्षित, इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव का जैसे कि तुमको समूह जैसे है, तुमको इसका उदाहरण होता है, जैसे तुमको जो एल्कीन समूह जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, ये सब तुम्हारा प्रेरणिक तुमको एल्कीन समूह जैसे कह सकते हैं, या CH3 हो गया, CH3 हो गया इत्यादि। ये सब कहते हैं एल्कीन समूह। क्या होता है, ये तुमको इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव देगा। अब इलेक्ट्रॉन विकर्षित प्रेरणिक प्रभाव, ये जो प्रेरणिक प्रभाव है यह चेन में भी आगे बढ़ता है। प्रेरणिक प्रभाव कार्बन श्रृंखला में संचित होते हैं। जैसे कि देखो, जैसे तुम्हारा इसका कहने का मतलब, जैसे कि एक कंपाउंड है CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ तो मानते हैं फ्लोरीन के लिए। ये फ्लोरीन जैसे क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, इस पर कुछ ऋण आवेश आ जाएगा, और इस पर कुछ, ये CH2 जो है इस पर क्या जाएगा, तुमको जो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो सहसंयोग बंधन जो बनाया है, इस इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगा, इसके खींचने के कारण इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन, इसमें क्या जाएगा, कुछ धन आवेश आ जाएगा इस पर, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये जो धन आवेश आ गया, धन आवेश की जो इलेक्ट्रॉन है इसको फिर खींचेगा अपनी ओर, तो थोड़ा सा इस पर क्या आ जाएगा, फिर ये जो कार्बन है इस पर फिर थोड़ा सा और इलेक्ट्रॉन इधर से दूर भागेगा, इस पर कुछ धन आवेश आ जाएगा, फिर इस पर धन आवेश आ गया, फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और इस तरह से ये पूरा चेन में क्या चल जाएगा, ये संचरित होते जाता है। ये तुमको एक जगह से दूसरा जगह क्या होता है, चेन श्रृंखला में संचरित होगा। यह मतलब प्रेरणिक प्रभाव। और प्रेरणिक प्रभाव का जैसे तुमको दिया हुआ कुछ उदाहरण है, जैसे एनसीईआरटी बुक पहले उसको देख लेते हैं, फिर और भी कुछ हम प्रेरणिक प्रभाव के जो जहां पर तुमको एनसीईआरटी बुक में जो क्लास 11, 12 सब जगह इसकी जरूरत पड़ेगी व्याख्या करने बहुत से ग्रुप को, तो शायद उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो पहले इसके पहले हम एनसीईआरटी बुक का कुछ उदाहरण देख लेते हैं इसका, जो कि तुमको इसी पर है, तो आसान ही है। फिर प्रेरणिक प्रभाव के कुछ जहां जहां उदाहरण है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले है तुमको 12.13, कितना नंबर उदाहरण है पहला, 12.14 पहले है। क्या है, पढ़ो क्वेश्चन। कौन सा अवयव अधिक ध्रुवीय है। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने से क्या होगा, ध्रुवता उत्पन्न हो रही है। तो ये पूछा जा रहा है एनसीईआरटी उदाहरण 12.14 इसमें जो है पहला 14 में 3 क्वेश्चन है, इसमें एबीसी करके है, 1 2 3 एक। पहला क्या है, पहला में H3 H और CH3 सिंगल बॉन्ड Br।
इन दोनों में किसमें ज्यादा ध्रुवणता होगी? तो जाहिर है कि H कार्बन और हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर नहीं होता है। कार्बन हाइड्रोजन के विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अंतर है, लेकिन कार्बन से ब्रोमीन का क्या अंतर ज्यादा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या खींचेगा, ज्यादा खींचेगा, और कार्बन का क्या उत्पन्न करेगा, यहाँ प्लस चार्ज। तो इसमें ध्रुवणता क्या उत्पन्न होगी, ज्यादा। इसका जो आंसर हुआ तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसमें ध्रुवणता क्या होगी, अधिक होगी, इसकी ध्रुवणता अधिक होगी। इसका जवाब पहला का यही हो गया। चलो दूसरा नंबर में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 NH2 है, और दूसरा है इधर CH3OH। तो जाहिर है कि CH3OH है, तो OHO का जो विद्युतात्मकता होता है नाइट्रोजन ज्यादा होता है। विद्युतात्मकता का अगर क्रम याद हो, नहीं याद हो, देखो फिर से मैं रिवाइंड करता हूँ। फ्लोरीन का सबसे अधिक होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का विद्युतात्मकता, फिर नाइट्रोजन का, तब फ्लोरीन का। ऐसा चार मुख्य जो कहते हैं है। तो जाहिर है कि ऑक्सीजन और यहाँ पे किसका तुलना करना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का विद्युतात्मकता क्या होगा, कार्बन से नाइट्रोजन का विद्युतात्मकता कम है, ऑक्सीजन का क्या विद्युतात्मकता क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऑफ कोर्स उसकी ज्यादा होगी प्रोबेबिलिटी, इसका ध्रुवणता क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। तीसरा है तुमको CH3OH और CH3SH। तो S जब सल्फर ऑक्सीजन का विद्युतात्मकता क्या होता है, कम होता है, सल्फर का ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, सल्फर का उससे कम होता है। तो जाहिर है इसकी विद्युतात्मकता ये तुम्हारा क्या हो जाती, ज्यादा ध्रुवीय हो जाएगा। ये प्रेरित प्रभाव के कारण मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विद्युतात्मकता में अंतर कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा खींच सकता है ऑक्सीजन। और H का क्या था, एक वर्ग में ऊपर से जाते हैं तो विद्युतात्मकता घटता है। मतलब एक जो ट्रेंड होता है, जैसे नाइट्रोजन यहाँ है, ऑक्सीजन इधर है, इधर फ्लोरीन होता है, और ऑक्सीजन के नीचे है तुमको सल्फर। ये पीरियोडिक टेबल का बात कर रहे हैं। ये एक आवर्त में, सेम आवर्त, दूसरा आवर्त में ये तीनों है। तो विद्युतात्मकता का क्रम याद होगा अगर तुमको, जो पीरियोडिक टेबल बताया, इधर से इधर बढ़ता है और ऊपर से नीचे क्या होता है, ये घटता है। तो ऑक्सीजन से घट के किसका, सल्फर का कम हो गया, ये घटेगा, ऊपर से नीचे क्या होगा, ये इधर घटेगा, और इधर क्या होता है, बढ़ेगा। तो जाहिर है कि नाइट्रोजन से किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन, और ऊपर से नीचे आएंगे क्या होगा, घटेगा, तो सल्फर का क्या होगा, कम होगा। तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। विद्युतात्मकता का क्रम का ये तुमको आवर्त सारणी में पढ़ा होगा। ये तुमको था एनसीईआरटी उदाहरण 12.14 होगा ना। ये तुमको समझ में आ गया होगा कि विद्युतात्मकता के अंतर के कारण ये तुमको प्रभाव है, जिसमें कि नाइट्रोजन और ये तुमको ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या देते हैं, ये सब जितने ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव के उदाहरण है। ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरित प्रभाव दे रहा था। उसी में पूछा जाना कौन अधिक देगा और कौन कम देगा। तो इससे कुछ और क्लियर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन को कौन अपना खींचेगा ज्यादा, कम। चलो अब है एनसीईआरटी उदाहरण 15। एनसीईआरटी उदाहरण 12.15 पढ़ो। CH3CH2 में क्या दिखाना है इसमें, हाँ हाँ क्या करना है, CH3CH2 क्या CH2 हाँ, इसमें किस ढंग से चेन में आगे बढ़ता है, किसमें कम होगा। देखो अभी जैसे दिखा रहे थे Br, इसमें तुमको ये खींचेगा अपनी ओर, CH2 इस पे क्या आ जाएगा, इससे कुछ प्लस आ जाएगा, इससे यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा प्लस इसमें कम आ जाएगा, जो प्लस डेवलप होगा, लेकिन क्या होगा, ये कम होगा, इससे मतलब कि इससे, और इससे कम फिर किस कहाँ डेवलप होगा, इससे। तो सबसे कम कहाँ डेवलप होगा, ये तुमको जितना दूर जाते जाएंगे उसका जो ध्रुवणता क्या होता जाएगा, उतना कम होते जाएगा। सबसे कम किसमें होगा तुमको, CH3। तो सबसे कम जैसे जैसे चेन में आगे जाएंगे तो ये जो प्लस चार्ज है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कम हो जाएगा। सबसे कम किसमें हो जाएगा तुमको, इस CH3 में क्या हो जाएगा तुम्हारा, सबसे कम होगा। तो इसमें तुमको जैसे कि था यहाँ पर जैसा अभी बता रहे थे तुरंत, तो ये CH3 में सबसे कम हो जाएगा। तो चलो एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 12.16 दो ये उदाहरण था। चलो तो अभी तो खैर इसका उदाहरण 2 हो गया। तो 14-15 था तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया इसका उदाहरण जैसा, इससे प्लीज समझने में कुछ मदद मिला होगा। अब इससे प्रेरित प्रभाव के कुछ जो कि आगे आने वाले जैसे क्लास 11-12 में जो कुछ उदाहरण जहां पर इसकी चर्चा होगी, जैसे कि इसमें जैसे हम लोगों ने पहले टॉपिक में जब पढ़ा था, जो कि हम लोगों ने जो कि सरसों आबंध का विवरण हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उसमें 2 तरह के विदलन का याद होगा तुम्हें। एक था तुमको एक विदलन हो गया तुमको होमोलाइटिक फ्यूजन, समांश विदलन, और एक विसमांश विदलन। विसमांश विदलन में हम लोग का था जो कि बनता था कार्ब धनायन और कार्ब
प्रेरित प्रभाव का उपयोग कहाँ पर, प्रेरित प्रभाव के उपयोग, कुछ उपयोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है। जैसे हर जगह बहुत से इसका जो तर्क है ये सब, जैसे तुमको जो अभी समझाया जाएगा तर्क, इसको बढ़िया से समझोगे तो हमेशा जो कि क्या क्यों होता है ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें प्रेरित प्रभाव और अनुनाद प्रभाव के ही क्लास 11-12 में अधिकांश क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न बहुत से होते हैं। तो जैसे कि एक है तुमको वैसे इसमें लेते हैं हम लोग कार्य धनायन का स्थायित्व। देखो पहला नंबर कार्य धनायन का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहेंगे कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। तो देखो इसमें क्या करेगा, कोई भी प्रतिक्रिया मध्यवर्ती, ये लाइन हर हमेशा सही होता है, प्रतिक्रिया मध्यवर्ती ही है कार्बोकेटाइन। मध्यवर्ती का उदाहरण कार्बोनायन चाहे मुक्त मूलक, ये सब प्रतिक्रिया मध्यवर्ती अस्थायी होता है, अस्थायी होता है जब उस पर आवेश घनत्व, जब उस पर आवेश घनत्व कम होता है। ये लाइन याद रखोगे, हमेशा उपयोग आता है। आवेश घनत्व कम होता है, आवेश घनत्व कम होगा, चाहे आवेश वो धन आवेश का घनत्व हो या ऋण आवेश का, वह अगर कम होगा तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। अब जैसे इसी आधार पर कार्य धनायन का स्थायित्व का हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ये सी है और इधर की तरफ जैसे 3 डिग्री है, मानते हैं CH3 है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, और इसमें क्या होगा तुमको, ये पे प्लस चार्ज, ये कार्य धनायन हो गया। और इसमें 3 तरफ से क्या आ रहा है तुमको, ऋण आवेश आ रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो कार्य धनायन। तो इधर तीनों तरफ से क्या आ रहा है तुमको, CH3 ये तुमको आ जाएगा। तो CH3 तीनों तरफ से आ गया तो इसका मतलब इसमें प्लस चार्ज हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो ये CH3 होल 3 C पे प्लस हो गया। तो ये तुमको इसका कार्य धनायन का क्या होगा, इसमें अगर ये तुमको जहां तक तीनों तरफ से क्या आ रहा है, इसका ये कौन इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरित प्रभाव दिखा रहा है। मिथिल ग्रुप क्या देता है, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरित प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर दे रहा है। तो इसका जो आवेश का जो इस पर धन आवेश है, इसका आवेश का घन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, और जिससे का आवेश का स्थायित्व क्या होगा, बहुत होगा, बढ़ेगा। अब जैसे दूसरा आते हैं, यहाँ पे C जैसे है, एक H है और दो तरफ से अगर CH3 है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक तरफ से इधर CH3 देते हैं, एक तरफ से इधर से CH3, ये 2 डिग्री हुआ। इसमें दो तरफ से CH3 है, इसका आएगा आवेश आएगा, ये 2 डिग्री हुआ था, ये 2 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर एक है CH3 और एक CH2 और यहाँ पे प्लस हो गया। तो इसमें क्या होगा, इधर से आएगा एक और एक होगा CH3 प्लस, इसमें तो कहीं से नहीं आएगा। तो किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, यहाँ प्रश्न है। इन चारों में से स्थायित्व का क्या होगा, सबसे अधिक किसका होगा। तो देखो जहां तक कि आवेश घनत्व जो कि धन आवेश है, किसमें सबसे कम होगा, इसमें 3 तरफ से ऋण आवेश आ रहा है 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में अगर 3 तरफ से जब आप धन आवेश आएगा तो 3 तरफ से धन आवेश आएगा, तो और 3 तरफ से अगर ऋण आवेश आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ऋण आवेश होता है, जिसके धन आवेश का घनत्व क्या करेगा, वो कम करेगा। तो इसका मतलब कि ये जो 3 डिग्री है, इसका स्थायित्व क्या होगा, इसका आवेश सबसे क्या हो जाएगा, आवेश जो धनात्मक चार्ज का आवेश सबसे कम हो जाएगा, तो इसका स्थायित्व सबसे अधिक हो जाएगा। ये तुमको आ गया। और इसके बाद इसका नंबर आएगा, इसमें 2 तरफ से कम होगा, तो ये तुम्हारा हो गया। और इससे कम किसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। तुमको तो इसमें एक तरफ से आएगा। और जैसे तुमको स्थायित्व का क्रम क्यों कम हुआ, फिर से इस बात को ध्यान दो। जितना आवेश घनत्व जो प्लस का आवेश घनत्व है अगर कम होता जाएगा, उसका स्थायित्व बढ़ता जाएगा। और ये जो CH3 है जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन दिए क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब कि इसके ऋण आवेश दे रहा है, ऋण आवेश दे रहा है, तो धन का आवेश घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना अधिक CH3 का इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उतना ही अधिक धन आवेश का घनत्व क्या कर रहा है, कम कर रहा है। यहाँ आवेश का घनत्व कम का बात है, और उसके स्थायित्व को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्थायित्व का क्रम क्यों है। अब इसी ढंग से इसका दूसरा अगर उदाहरण दें, इसका दूसरा देखो तुमको कार्बोनिनाइन का स्थायित्व, कार्बोनिनाइन का स्थायित्व अगर करें, इसमें क्या होगा, इसमें भी आवेश घनत्व कम होना, डिनाइन अंतर निगेटिव चार्ज है। देखो जैसे कि यहाँ पर C पर है, इसमें माइनस है, इधर CH3 दे दो, इससे भी आएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से भी आएगा CH3 का, इधर से भी और इस साइड से भी आएगा, इसमें 3 डिग्री है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ऋण आवेश है, तीनों तरफ से और ऋण आवेश आएगा,
तो इसका तो इस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो और क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा, तो इसका स्थायित्व तो काफी कम हो जाएगा। और लेकिन इससे अगर दो तरफ से आए, जैसे इसको डायरेक्ट लिख ही देते हैं सर, अगर दो तरफ से आए तो जाहिर है कि इससे बेहतर है। किसी में तीन तरफ से आए तो ज्यादा कम कर दिया, अब दो तरफ से आए तो कम किया। अब एक तरफ से आए CH3, ये हो गया CH2 माइनस, ठीक है। अब उसके बाद है तुमको CH3 माइनस, तो जाहिर है इसका सबसे कम हो, सबसे अधिक स्थायित्व होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें तीन तरफ से माइनस आके इसका माइनस का आवेश होते क्या कर दिया, इसको और बढ़ा दिया, तो 3 डिग्री का कम हो गया, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और मेथिल का सबसे अधिक हो गया स्थायित्व। तो जस्ट क्रम क्या है, देखो स्थायित्व इसमें जो है इलेक्ट्रॉन आकर विकर्षी प्रेरित दोनों दे रहा है, लेकिन इसमें ऋण आवेश का घनत्व तो बढ़ा दे रहा है, इसलिए इसका स्थायित्व घटा देता है, जबकि इसमें क्या करता है, कम कर देता है, जिसका स्थायित्व आवेश का प्लस आवेश का घनत्व कम करता है, जिसका स्थायित्व बढ़ा देता है। तो प्रभाव सेम है, लेकिन उसका जो आंसर है वो जस्ट पलट गया। तो ये तुमको कार्बन का जो स्थायित्व का पहले चर्चा की, देखो उसका आज कारण भी तुम्हें आ गया। ऐसे इसका कारण फिर अति संयुग्मन में भी इसके कारण को और समझ सकते हैं, अति संयुग्मन भी इसी के सपोर्टिव में तर्क देगा, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर। तो ये तुम्हारा जैसे दो उपयोग देखा, एक तीसरा और देखते हैं इसका उपयोग, एक और बता देते हैं, जैसे परिणिक प्रभाव का एक उपयोग और बताते हैं, जैसे जहां पर जैसे क्लास 12 में जब जाओगे तो वहां पर जो है जो अम्लता क्षारीयता इन सबों का तुमको उसमें भी आता है, तो ये दो बताते हैं, एक अम्लता का, एक क्षारीयता का, और उसकी चर्चा जैसे कि तुमको है क्लास 12 के बहुत से चैप्टर्स में अलग अलग जगह पे दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में भी चर्चा नहीं किया हुआ, लेकिन तो इसको समझो, जैसे अभी टॉपिक से रिलेटेड है, समझोगे तो हर जगह तर्क करने में तुम्हें काम आएगा। तीसरा है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता। कार्बोक्सिलिक अम्ल हो या अल्कोहल हो, उसकी अम्लता का यही है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का था RCOOH होता है, तो इसमें जो टूटता है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ये कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो टूटेगा RCOO माइनस प्लस H कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट, ये जो कार्बनिक जो कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अस्थायी अम्लीय होगा, जबकि ये H+ अधिक देगा, और H+ तब अधिक देगा जब इसकी जो कार्बोक्सिलेट आयन उसका स्थायित्व क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH अधिक अम्लीय होगा, अधिक अम्लीय होगा जब कार्बोक्सिलेट आयन RCO माइनस का स्थायित्व अधिक होगा। तो ये अधिक अस्थायी होगा, तो इसका जो है तो उनको अम्लता अधिक होगा। अब देखो इसका अस्थायित्व वगैरह में, जैसे कि अधिक अस्थायित्व, अब जैसे कि अगर तुलना करें, जैसे कि CH3 एक कौन अधिक अम्लीय होगा, एक क्वेश्चन तुमको माध्यम से, CH3COOH है, ये क्या CH3COOH है, तो CH3CO माइनस एक एसिड हो गया, इसका बनेगा, तो इससे प्लस, और एक है HCOO माइनस, इसमें से कौन ज्यादा अस्थायी है, तो जाहिर है कि इसमें क्या होगा, HCO माइनस, तो ऋण आवेश है, तो CH3 क्या करेगा, यहाँ पर जो CH3 है इलेक्ट्रॉन इस साइड देता है, इससे क्या होगा, ये जो CO माइनस का जो ऋण आवेश का घनत्व है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका अस्थायित्व क्या होगा, स्थायित्व कम हो गया इसका, इसके तुलना में अस्थायित्व कम, और इसका अस्थायित्व क्या हो गया, ज्यादा। इसका अर्थ ये निकला कि ये तुमको CH3COH क्या हो जाएगा, कम अम्लीय होगा बनिस्पत HCOH। तो इसका मतलब जो एसिटिक अम्ल है CH3COOH, जो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल HCOOH फॉर्मिक अम्ल से कम अम्लीय होता है, कम अम्लीय होता है, इसकी अम्लता कम है। तो कारण देखिए क्या होगा कि इसमें CH3 जो है इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरित प्रभाव कारण इसको दे दिया, जबकि H में शामिल है।
अब देखो इसी तरह से अगर इसका दूसरा देखते हैं हम लोग, अब दूसरा तुलना करने से देखो, एक तो CH3COOH है तुम्हारा, CH3COO माइनस जैसे यहाँ पर, और एक अगर यहीं पर देता CH2, यहाँ पर देखो Cl ग्रुप या फ्लोरीन को दे दो, क्लोरीन दे दो CO माइनस, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव खींचेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरणिक प्रभाव कारण, इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रेरणिक प्रभाव जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा इसका, ये तुमको अस्थायी तो ज्यादा होगा, ज्यादा अस्थायी होगा इसका। तो ये क्या किया तुमका, तो कौन ज्यादा अस्थायी, एसिडिक ज्यादा होगा, CH3COOH इसका ये कम अम्लीय हो जाएगा, ये CH2 यहाँ Cl या BrH कोई भी जुड़ जाएगा तो ये क्या होगा, अम्लता इसका अधिक होगा, ये अधिक अम्लीय हो गया। तो ये तुमको क्या किया, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इसका देखो अम्लता तुमको क्या होगा, जिस ढंग से इलेक्ट्रॉन स्थायित्व इसका बढ़ेगा, Cl डालने से क्या होगा, स्थायित्व बढ़ गया तो उसकी अम्लता भी बढ़ जाएगी। तो इस तुमको तो हर जगह जहां पर भी इसमें तर्क क्या ठीक आ रहा है सबका, जहां जहां उपयोग में आएंगे कुछ उसको मैंने कहा। अब जैसे तुम्हारा और भी दे सकते हैं, जैसे एमीन की क्षारीयता, उसका भी उदाहरण जैसे कि यार एमीन चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 में, उसमें देखोगे इसका डिटेल, या तुमको जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जब पढ़ोगे तो इसमें जो अभी जो टॉपिक बताया इसका होगा, तो इसका अलग अलग जगह पर ये प्रभाव दिखता जाएगा। अब है तुमको एमीन की क्षारीयता, सी लिख लिया, तीसरा सी था ना, ABCD क्या था, एमीन की क्षारीयता अभी जो बता रहे क्या लिख रहा है, 1 2 3 4 था, एक था कार्बन का साहित्य BA में नहीं लिखा है। अच्छा चलो, एमीन की क्षारीयता चौथा नंबर है ये, तो अगर ABCD में दे रहे हो तो ABCD कर देगा, या 1 2 3 दे रहे हैं तो चौथा कर देना जो भी है। एमीन का क्षारीयता देखो, एमीन क्षारीय कब होता है, जब उस पर जो इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व लोन पेयर का जो डोनेट करने की जो लोन पेयर जो अगर ज्यादा अधिक दे पाएगा तो उसका जो है तुमको क्षारीयता अधिक होगा। जैसे देखो CH3 ये तुमको N, इसके पास लोन पेयर रहता है और तीनों तरफ से अगर CH3 है तो ये तुमको N आ गया, तो इसमें क्या होगा, तुमको ये लोन पेयर जो है इसका लोन पेयर का घनत्व बढ़ जाएगा, तीनों तरफ से आएगा, तो ये गैस अवस्था में, ये गैस अवस्था में ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कि तीनों तरफ से अधिक अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर अधिक डोनेट कर पाएगा, जो लोन पेयर अधिक दे सकता है उसकी क्षारीयता अधिक होती है। ये 3 डिग्री एमीन का क्या हो जाएगा, क्षारीयता अधिक हो जाएगा। वनिस्पत क्या होगा, अगर 2 डिग्री है तो दो तरफ से आएगा, उसका सेकेंड नंबर में आएगा। N का लोन पेयर छोड़ने की क्षमता, तो NH हो गया और एक तरफ से इधर से मानते हैं CH3 से आया, दो तरफ से आया तो इसके उससे कम हो गया 2 डिग्री एमीन, और अगर 1 डिग्री है तो उसका कम हो जाएगा NH2, और अमोनिया का और कम हो जाएगा, अमोनिया का कम हो जाएगा। तो एक देखो इसका जो एमीन जैसे जैसे एमीन का अम्लता की क्षारीयता किस पर निर्भर करती है, N के लोन पेयर, निर्जन जोड़ी मतलब अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के, अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के छोड़ने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन युग्म के छोड़ने की या त्याग करने की प्रवृत्ति देखिए क्षारीयता, ये अधिक होगी तो क्षारीयता अधिक होगी। तो क्षारीयता तुमको यह जब सब तरफ से ऋण आवेश आएगा जाहिर है कि इसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एक जो होता है तुमको अगर एक दूसरा इफेक्ट भी जो इसके विपरीत होता है, जो द्रव अवस्था वगैरह में जाकर के इसको करता है, वो कहते हैं कि अगर तीन तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन तीन तरफ से बड़े समूह जोड़ लेते, जब घेर लेते हैं लोन पेयर को, तो लोन पेयर के निकलने के लिए स्टेरिक इफेक्ट क्या होगा, इसके विपरीत काम करता है। तो द्रव अवस्था में ये जो क्रम था 2 डिग्री का ज्यादा होता है। तो जिसका चर्चा तुम लोग एमीन जब पढ़ाएंगे, तुमको क्लास 12 में एमीन का जो लेक्चर देखोगे, टाइटल ऐप पर तुम्हारा बना हुआ होगा, तो उसमें तुमको उसमें तुम इसको देख सकते हो, जहाँ पर एमीन का स्थायित्व, एमीन का कम जो है तुम्हारा क्षारीयता, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जैसे कि तुम्हारा क्षारीयता होगा चैप्टर, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला जिसमें चैप्टर है उसमें देखोगे। एमीन का फिर अलग से चैप्टर है, उसमें तुमको इसका एमीन का क्षारीयता मिल जाएगा, उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता मिलेगी अलग से, चाहे अल्कोहल का अम्लता। तो इन सबों में तुमको इन सब प्रभाव को जैसे अभी जो आज पता है प्रेरक प्रभाव का हर जगह पर उपयोग आएगा, जिसमें तुम उसको देख सकते हो। तो प्रेरक प्रभाव के कुछ उपयोग हमने बताए जहां जहां तुमको जिसकी चर्चा एनसीईआरटी बुक नहीं, लेकिन आगे आने वाले क्लास 11-12 में हर जगह इसकी चर्चा मिलेगी। उसकी कुछ हमने इंट्रोडक्शन दिया, और जो क्वेश्चंस वगैरह बनाओगे किसी भी चीज के, जो किसी कमीशन की तैयारी कर रहे होगे, इंजीनियरिंग मेडिकल या किसी भी टाइप के लिए,
तो उसमें भी तुमको इस प्रश्न काफी उपयोगी होते हैं, जो इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब जो तुम्हारा है इसमें जो कि है आगे का जो तुम्हारा जो टॉपिक होगा, दैट इज उसमें तुमको अब अनुनाद संरचना से जुड़ा हुआ होगा, जो अनुनाद प्रभाव में आएगा, तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।